SSC CGL एकमात्र ऐसा एग्जाम है, नॉट इवन UPSC, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो मैंने दिन में 4 घंटे से लेके 8 घंटे से लेके 12 घंटे तक भी पढ़ाई करी है। यह मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने ये सक्सेस बिना किसी पेड बैच या फिर किसी कोचिंग, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग के हासिल की है। तो मेरा बचपन जो था वो काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजरा है। मैंने मैथ्स के लिए एक ही रिसोर्स मटेरियल रखा है, एक ही रेफरेंस मटेरियल रखा है। उसके अलावा मैंने कोई एजुकेटर या फिर कोई भी बुक को फॉलो नहीं किया है, ना ही मैंने खरीदी है। पहले स्टेबिलिटी चाहिए थी, पर मुझे ये भी क्लियर था कि मुझे ऑफिसर ही बनना है, भारत सरकार को ही सर्व करना है। तो मैंने एक मिडिल पाथ निकाला, यानी कि सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहला, एंड मैं कहना चाहूँगी कि वैष्णो देवी जाने की ट्रिप तो बिल्कुल ही सफल हो गई, हम माथा टेक के आए इसके लिए। उस पर मैं लिखती थी टू डू लिस्ट। तो आज के मेरे क्या क्या गोल हैं, एक ऐसे चेकलिस्ट बनाई, एंड में ना सोने से पहले जैसे खत्म हो, ऐसे टिक जब मारते हैं तो बहुत सेटिस्फैक्शन आती है अंदर से, उससे मोटिवेशन मिलती है। सिर्फ एक एग्जाम है, एग्जाम हमारी जिंदगी का एंड नहीं है। व्हाट इफ इस अटेम्प्ट में नहीं निकला तो यू डोंट हैव टू लूज योर सेल्फ इन द प्रोसेस। मैं 20 साल की थी जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो मैंने ये सक्सेस 20 साल की उम्र में प्राप्त करी है। तो ये तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बिकॉज हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। अभी लगातार हम SSC CGL 2021 टॉपर से मिल रहे हैं, उनकी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज की वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वसुंधरा। और वसुंधरा की बात करें तो इन्होंने SSC CGL 2021 में अपने प्रथम प्रयास में ही सिलेक्शन लिया है 828 रैंक के साथ। ED इनको मिला है। और इनकी एक खास बात है कि इन्होंने बिना किसी कोचिंग के, बिना कोई पेड कोर्स लिए, जो कि लगातार अपने अपने सॉफ्टवेयर पर टीचर्स पढ़ाते हैं, वहाँ से कहीं से कोई गाइडेंस नहीं लिया है। सिर्फ यूट्यूब की ताकत को यूज़ किया, यूट्यूब की पावर को यूज़ किया और सेल्फ स्टडी करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और जैसा कि मैंने मेंशन किया, ये प्रथम प्रयास था। तो आज के इस वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर कर देना, और सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस यही करने वाले हैं कि कैसे SSC CGL को बिना किसी कोचिंग के क्रैक किया जाता है, क्या उसकी स्ट्रेटजी रहती है, क्या उसकी रणनीति रहती है, कितने घंटे पढ़ना पड़ता है, कैसे पढ़ाई करनी पड़ती है, और कैसे वसुंधरा ने ये चीज़ हासिल करी और कैसे इस मुकाम को हासिल किया। तो आगे भी हम लगातार ऐसे ही टॉपर्स के इंटरव्यूज़ लाते रहेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वसुंधरा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इस अचीवमेंट्स के लिए, और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमें दूसरी बार टाइम दिया। गाइज आपको बता दें, हम दूसरी बार वीडियो शूट कर रहे हैं। पहले की वीडियो में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी वॉइस की। तो बहुत बहुत थैंक यू। मैं चाहूँगा कि ऑडियंस को अपनी तरफ से एक शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू थैंक मोटिवेशन फैक्ट्री एंड टीम कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है वसुंधरा और मैंने SSC CGL 2021 में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ED की पोस्ट पे सिलेक्शन लिया है। जैसा कि सर ने बताया, यह मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने ये सक्सेस बिना किसी पेड बैच या फिर किसी कोचिंग, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग के हासिल की है। सो दैट्स इट। दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ओलिव बोर्ड ने। ओलिव बोर्ड, जैसा कि आप जानते हो, इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ओलिव बोर्ड पे SSC प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 600 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, GK नोट्स, टाइपिंग टेस्ट एंड अदर प्रिपरेशन मटेरियल। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को ओलिव बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो आज ही ओलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी SSC प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। ओके, वसुंधरा, मैं जानना चाहूँगा आपके बचपन के बारे में, आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बारे में। किस तरीके की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई और कहाँ पे रह के आपने पढ़ाई करी अपनी? जी, तो मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैंने अपनी शुरुआती से लेकर अब तक की सारी पढ़ाई जो है घर पे रहकर ही करी है। कभी कोई लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन किया, कोई हॉस्टल नहीं रहा, तो यही स्टडी रूम मेरा रहा है शुरू से अब तक। मेरा बचपन जो था वो काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजरा है। मेरे दोनों ही पेरेंट्स टीचर्स हैं, लेकिन मेरे फादर की 34-35 इयर्स की एज में जाकर एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब लगी है। अभी ही इज़ अ गवर्नमेंट टीचर, और मेरी मदर फ़िलहाल हाउसवाइफ हैं। लेकिन जब मेरा बचपन गुजरा तब मेरे पेरेंट्स ने बैक टू बैक ट्यूशन्स लिए हैं। उस टाइम पे मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी मदर ने मेरे फादर को फ़ोर्स किया ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए जिसकी उस टाइम पर हम फ़ीस अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। तो आई वुड लाइक टू से ये मेरी मदर का राइट डिसीजन था कि शायद मैं यहाँ आप लोगों के सामने बैठी हूँ। ओके, अभी आपकी हाई स्टडी की बात करी जाए, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है? जी, तो जैसा कि 2021 का मैंने अटेम्प्ट क्रैक किया है, 2021 में ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है। मैंने हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में अपनी ग्रेजुएशन हासिल की है, और उससे पहले
10th क्लास में मेरा 10 CGPA था, 12th क्लास में मेरे 95.25% थे। और काफ़ी लोगों को मेरी एज को लेकर थोड़ा डाउट रहता है, तो मैं ये क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बताया, आर्थिक तंगी की वजह से मेरे पेरेंट्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था मुझे देने के लिए, तो उन्होंने मेरी स्कूलिंग थोड़ा जल्दी ही स्टार्ट करा दी थी। लगभग 2 साल की उम्र मेरी कंप्लीट हुई ही थी कि मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई थी। इसी कारण मैं 20 साल की थी जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, तो मैंने ये सक्सेस 20 साल की उम्र में प्राप्त करी है एज़ पर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, तो आपने तैयारी कॉलेज के साथ ही स्टार्ट कर दी थी? जी, मैं बताती हूँ। तो 2020 का साल था, कोविड था उस टाइम पे। जैसा कि सिर्फ मैं नहीं, सभी कोविड से बहुत, इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम, सब जूझे हैं। तो मेरे लिए भी इट वॉज़ अ सिमिलर एक्सपीरियंस। मेरे ग्रैंडफ़ादर जो कि मेरे काफ़ी क्लोज़ थे, उनका ही ये सपना था कि मैं एक दिन ऑफिसर बनूँ। ही पास्ड अवे इन कोविड इन 2020। उस टाइम पे मेरा फाइनल ईयर चल रहा था लॉकडाउन में, तो मैंने फाइनल ईयर के साथ अपनी प्रेपरेशन जगल करी, स्टार्ट करी। एक्चुअली इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो मैंने ये सोचा कि अगर हम कॉलेज जाते हैं, कितना टाइम हमारा ट्रैवलिंग में ज़ाया होता है, क्लासेस के बीच में टाइम वेस्ट होता है, क्यों ना उस टाइम को बचा के, पहले मुझे लगा कि यार फाइनल ईयर के एग्ज़ाम से कैसे हो पाएगा, फिर मैंने सोचा कि उस टाइम को वहाँ यूटिलाइज़ करें तो बिल्कुल हो पाएगा, और वो हुआ भी। ओके, आपने आर्ट साइड से अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करी है, तो फिर ये इसमें जब एसएससी की या फिर किसी कॉम्पिटिटिव तैयारी आप करते हो तो उसमें मैथ और ये रीजनिंग बहुत आता है, तो फिर आपने ये डिसीजन कैसे बनाया इस साइड जाने का? जी जी, एक्चुअली ये चीज़ मैंने जैसे कहा, मेरे ग्रैंडफादर का सपना था, उन्होंने तो शायद बहुत पहले ही देख लिया था जब मुझे सब पता भी नहीं था। मेरे पेरेंट्स की गाइडेंस शुरुआत से रही है इस फील्ड के लिए, और एक्चुअली सब लोग चाहते थे, सब लोगों ने सोचा, जब 10th क्लास में मैं थी, आर्ट्स और साइंस का ये बहुत बड़ा बहस हुआ। सब लोग चाहते थे घर पे, सोसाइटी में, कि भाई इतना ब्राइट बच्चा है तो साइंस ही लेगा, नहीं लिया, स्टेट ऑफ शॉक। पर मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे उस टाइम पे आर्ट्स लेने के लिए भी। लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें भी लगा था कि यूपीएससी के लिए अपीयर करेगी, जो कि मैंने नहीं किया। तो इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे। मैं बैठी, मैंने उनसे बातचीत करी, मैंने उनसे केवल अपने लिए 1 साल का समय मांगा कि आप मुझे 1 साल का समय दीजिए। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि मैं यूपीएससी अभी क्यों नहीं करना चाहती। जैसा कि लोग एसएससी सीजीएल को प्लान बी रखते हैं, मैंने इसे प्लान ए रखकर यूपीएससी को प्लान बी रखा। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि देखिए, अगर कुछ है तो मैंने अपनी फादर की लाइफ से ही सीखा है। यही मैंने उन्हें कहा कि आपने 34-35 साल की उम्र तक इतनी स्ट्रगल देखी है ना, वो चाहते हैं कि मेरे लिए वो स्ट्रगल मैं देखूं। तो अनएम्प्लॉयमेंट का वो दौर, वो जो एंग्जाइटीज़ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, यूपीएससी इज़ नॉट अनअचीवेबल बट इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल। काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ के साथ इंसान जूझता है। तो मुझे पहले स्टेबिलिटी चाहिए थी, पर मुझे ये भी क्लियर था कि मुझे ऑफिसर ही बनना है, भारत सरकार को ही सर्व करना है। तो मैंने एक मिडिल पाथ निकाला। ओके, अभी मैं जानना चाहूँगा कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया, और एसएससी में तो पहले आइडिया लग जाता है, अनुमान लग जाता है कि अच्छा रिजल्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी जो ऑफिशियली अनाउंस हुआ आपका रिजल्ट और आपका सिलेक्शन हो गया, तो उस दिन के बारे में थोड़ा बताओ, और कैसे रिएक्शन थे पेरेंट्स के और कैसा फील कर रहे थे आप? जी, तो कोइंसिडेंटली उस टाइम पर हम वैष्णो देवी की ट्रेन में बैठे हुए थे। ऐसा कुछ हमें नहीं पता था कि आज ही आने वाला है कुछ, बट हाँ, जैसा आपने कहा, अनुमान होता है, और ईडी ही मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। और कुछ हद तक उसके बाद मैंने जीएसटी भरा था, तो ये पक्का था मेरी रैंक का आइडिया लगाते हुए कि जीएसटी मिल जाएगा, बट ईडी में वो थोड़ा दुख का फैक्टर था। तो जैसे कि हम ट्रेन में बैठे थे, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं था, और मुझे किसी और फ्रेंड ने लिस्ट भेजी है कि ये ले रिजल्ट आ गया है, और मैं देखती हूँ तो हुआ क्या, दरअसल पहले ना राइटअप अपलोड हुआ था, उसके बाद लिस्ट आई थी। मैंने राइटअप देखा, मैंने सबसे पहले खोला ईडी की कितने मार्क्स गए हैं, मैंने देखा मार्क्स तो चलो मेरे थे, तो हो गया होगा। फिर भी आधे घंटे तक नेटवर्क नहीं था, और काफ़ी मुश्किल के बाद मुझे वो लिस्ट मिली है। जैसे ही मिली तो ट्रेन में ही खुशी का माहौल हो गया था ऑब्वियसली। एंड मैं कहना चाहूँगी कि वैष्णो देवी जाने की ट्रिप तो बिल्कुल ही सफल हो गई, हम माथा टेक के आए इसके लिए। गुड। अभी जैसे आपने कॉलेज के दौरान तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी, और पहले से आपको फिक्स था कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, और इतनी मेहनत आपने करी, क्योंकि एसएससी सीजीएल को क्रैक करना एक छोटी बात नहीं है। ये ग्रुप बी की इससे जॉब मिलती है, सभी बच्चों को पता है। तो 10 घंटे 8 घंटे डेडिकेटली इसमें पढ़ाई करनी पड़ती है। कॉलेज लाइफ के साथ आपने ये सारी चीज़ें कैसे करी, और क्या आपको कॉलेज लाइफ अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा? जैसे कि बहुत सारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, और अपनी लाइफ को थोड़ा बोलते हैं कि एंजॉय करना चाहिए कॉलेज में, कॉलेज लाइफ को जीना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, कैसा रहा आपका कॉलेज का सारा एक्सपीरियंस? बिल्कुल। तो स्टार्टिंग का 1.5 साल
कम्प्लीटली मेरा जो है ऑफलाइन मोड में रहा है, कॉलेज गई हूँ प्रॉपर, और फिर बाकी का 1.5 साल मेरा पूरा का पूरा ऐसे लॉकडाउन के दौरान निकला है। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने फाइनल ईयर में ही अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैंने स्टार्टिंग के 1.5 साल पूरा जिया, जैसा आपने बोला, उस टाइम मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, बट वो लास्ट का जो 1 साल था उसमें मैंने अपना थोड़ा सा टाइट किया अपने आप को कि हाँ, अब दिस इज़ द टाइम, अगर अब ध्यान दिया तो करियर एक ऐसी शेप लेगा और बहुत जल्दी लेगा। तो मुझे वो चीज़ क्लियर थी, जबकि मैंने मेंशन किया कोविड में इतना नेगेटिव टाइम था आफ्टर आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर, और हम चारों को ही मैं बताना चाहूँगी घर पे, मैं, मेरे मदर, फादर और मेरा छोटा भाई, हम सबको कोविड हुआ था और आस पड़ोस में डेथ का माहौल भी था, तो काफ़ी नेगेटिव टाइम था वो। तो आई वुड से पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया सबसे पहले कि नहीं, नाउ द टाइम इज़ गॉन, अब आपको पॉजिटिव होना होगा। देखिए, जैसा हम जानते हैं 2022 में 37,000 वैकेंसीज़ हैं और 33.5 लाख एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया है। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सक्सेस रेशो कितना है 1.1%, फेलियर रेट कितना है 98.9%। अब ये कैमरा के उस पार से इस पार तक की जर्नी तब तय होती है जब हम अपना फोकस 98.9 से हटा के 1.1 सक्सेस पे लेके आते हैं। ओके, तो अभी आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी अपनी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और अभी भी कन्फ्यूज़न में क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि आप उनके सीनियर हो, आपने वो अचीवमेंट्स हासिल कर लिए, तो उनके लिए क्या मैसेज होंगे? कॉलेज लाइफ को कैसे जीना है, कैसे निकालना है, कोई सजेशन? जी बिल्कुल। आई वुड से कॉलेज लाइफ अपनी बिल्कुल, अगर आप किसी भी कॉलेज से हैं तो आप कॉलेज को इन्जॉय करिए, एक्सपोजर लीजिए। इन्जॉय का मतलब टाइम वेस्ट करना नहीं होता, उसका मतलब होता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में एंगेज रहिए, बिल्कुल अपना सोशल सर्कल डेवलप करिए। इट्स अ टाइम जब हमें एक्सपीरियंस मिलता है, नेटवर्किंग मिलती है, हमें काफ़ी सारी नॉलेज इधर उधर से गेन होती है। तो बिल्कुल कॉलेज टाइम पे कॉलेज में फोकस रखिए। अगर आप क्लियर हैं कि आपको क्या करना है तो साइड में इट डजंट टेक मच, आप 2 घंटा 3 घंटा डेली का भी निकालते हैं तो मैथ से टच बनाए रखिए। जैसे मैं नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से थी तो मैथ से टच बनाए रखो। अब जैसे मैंने लास्ट ईयर में करा, तो जो मेरा लॉकडाउन का फाइनल ईयर के साथ था, उसमें मैं कहना चाहूँगी मैंने कम्प्लीटली, मेरी ग्रेजुएशन हुई थी अगस्त 2021 में कंप्लीट, फॉर्म मैंने फिलअप किया था दिसंबर 2021 में। इस दौरान, ये 2021 का जो साल था, इस दौरान मैंने मैथ्स में ब्रशअप किया। तो मेरे फादर, जैसा मैंने मेंशन किया, टीचर हैं। मैंने किसी भी कम्पेटिटिव टीचर से तो पढ़ाई नहीं करी है, तो मेरे पापा ने ही बचपन में भी मेरी फाउंडेशन ले करी थी मैथ की, और अभी CGL के लिए भी उन्होंने ही सारे टॉपिक्स ब्रशअप कराए। तो आई एग्री, सबके घर में ऐसा नहीं होगा कोई। तो आई वुड से कि कोई भी एजुकेटर से आप पढ़िए, लेकिन मुझे पर्सनली ये बेनिफिट महसूस हुआ ऐसे पढ़ने का कि मेरे फादर को ट्रिक्स नहीं आती थी। अगर आप पढ़ रहे हैं एक नॉन कम्पेटिटिव टीचर से, तो इससे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, वो वही नॉलेज आपके साथ शेयर करेगा। तो जूनियर्स को मैं कहना चाहूँगी, कॉलेज एंजॉय करिए। ओके, ये तो अभी तक की आपकी जर्नी रही, कॉलेज लाइफ के बारे में आपसे जाना हमने। अब आपकी तैयारी पर हम आते हैं, और इसमें एक चीज़ और है, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है, तो इसमें कंसिस्टेंसी दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 2-4 दिन भी आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो ये गुंजाइश नहीं बचती है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाओ। तो आपने जाहिर सी बात है कि लगातार अपनी तैयारी करी होगी, लगातार आप घंटे घंटे मेहनत करी होगी। तो आपके पहले आपके रूटीन से ही हम बात कर लेते हैं कि तैयारी के दौरान जब आप सीरियसली तैयारी कर रहे थे तो कैसा रूटीन रहता था, किस तरीके से पूरा दिन आपका गुजरता था, किस टाइम आप सोते थे, किस टाइम जगते थे, वो सारा कुछ बताओ। सर, एक्चुअली रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, होना बेहद ज़रूरी है, मगर मुझे नहीं लगता किसी भी एस्पिरेंट की लाइफ में डे 1 से लेके जिस भी डे तक आपका रिजल्ट आ रहा है तब तक रूटीन सेम रहता है, और वो रहना भी नहीं चाहिए, वो फ्लक्चुएट होना चाहिए। मैंने दिन में 4 घंटे से लेके 8 घंटे से लेके 12 घंटे तक भी पढ़ाई करी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पूरे 12 घंटे वो पढ़ाई करते हैं जो पूरे साल सो रहे होते हैं। तो हमें पढ़ाई करनी है, लेकिन हमें देखना है कि हमारा रूटीन, एग्ज़ाम कितना पास है, हमें रूटीन उस हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है अपना। तो मैं रफली एक रूटीन बता देती हूँ। मैं सुबह उठा करती थी, और आई एम नॉट अ नाइट आउल, मैं देर रात तक पढ़ने की जगह सुबह उठ के पढ़ने में विश्वास रखती हूँ। तो मैंने सुबह अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, और मैंने सुबह से अपना दिन स्टार्ट करा। उसके बाद मैं सबसे पहले जॉगिंग, वॉकिंग पे जाती थी, बिकॉज आई एक्चुअली बिलीव, कोविड के बाद स्पेशली, कि फिजिकल एक्टिविटी एक हेल्दी माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा इतना टाइम वेस्ट जाता है। जैसा मुझे Tier 2 से जस्ट पहले चिकन पॉक्स हुआ, मुझे पता है कि कितना टाइम उसमें वेस्ट हुआ है। 1 महीना मेरे Tier 2 को नहीं, और 15 दिन मेरे चिकन पॉक्स में अगर निकल गया है रिकवरी में, तो आप सोच ही सकते हैं कितना लॉस होता है। तो आई वुड से कि मेक फिजिकल एक्टिविटी अ पार्ट, या तो मॉर्निंग में, इवनिंग में, वो हुआ। और
फिर वापस आने के बाद मैं अपना ग्रीन टी वगैरह पिया, ब्रेकफास्ट लिया, देन मैं पढ़ने बैठ जाती थी प्रॉपर। मैं अपने दिन में अगर 10 घंटे पढ़ रही हूँ तो ये लगा लीजिए कि 6-7 घंटे तो मैं मैथ्स को ही देती थी, क्योंकि मुझे उससे डर लगता था। तो आई थिंक कि स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है, तो आप उस सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम डिवोट कीजिए। जो आपकी स्ट्रेंथ है वहाँ से आप टाइम बचा सकते हैं और कहीं और लगा सकते हैं। तो ये था। फिर मैंने अपनी पढ़ाई करी। आफ्टरनून तक मैं कॉन्टिन्यूस पढ़ती थी, ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक। लंच में मेरा गैप आता था, तो मुझे डे नैप की बहुत रिक्वायरमेंट होती थी, तो मैं 1-1.5 घंटा सो जाती थी आराम से। उठ के थोड़ा फ्रेश हुए, फिर पार्क में थोड़ा सा टहल लिए, थोड़ा कॉल वॉल पे बात कर लिया, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम फेसबुक से काफ़ी दूर थी अपनी प्रेपरेशन में। तो मैं कॉल्स यूज़ करती थी, क्योंकि मैं फैसला ले सकती हूँ मुझे कब किसको कितनी देर देनी है उसमें। तो मैंने कॉल किया, अपना आधा पौना घंटा इधर उधर टहले, और उसके बाद पार्क से वापस आके फिर दोबारा से जुट गए। फिर डिनर तक मेरा पूरा चलता था। डिनर खाया, गैप हुआ, फिर मैं साथ में थोड़ा नेटफ्लिक्स वगैरह मुझे देखना है। वो भी ऐसे देखना है कि अगर 30 मिनट का एपिसोड है तो दिन में आप 3 बार खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, 10-10 मिनट डिवाइड करके, बस। तो पूरा एपिसोड 1 या 2 दिन में ख़त्म होता था। उसके बाद डिनर करने के बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, घर वालों के साथ बैठी, बातचीत करी, अपना दिन बताया, उनसे बोला सुन लो मेरा, थोड़ा सा कुछ हेल्प हो जाती थी। एंड देन उसके बाद अपना थोड़ा बहुत और जो मैंने पूरे दिन में पढ़ा है, रात को वोकैबलरी, जीके वगैरह रिवाइज़ किया। एंड देन आई यूज्ड टू गो टू बेड बाय 11:30 एट मैक्स। 12 कभी कभी ही बजता था, उसके लेट मैं नहीं पढ़ती थी। ग्रेट। अभी हम जैसा कि हमने शुरुआत में मेंशन किया कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो कोचिंग नहीं ले सकते या फिर पेड कोर्स नहीं ले सकते, फाइनेंशियल कंडीशंस उनकी इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत वहीं से करते हैं कि इस तैयारी की शुरुआत कैसे करी जाए, बेस कैसे बनाया जाए। जैसा कि जब आपने सोचा कि एसएससी की तैयारी करनी है तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न माइंड में होते हैं कि कहाँ से पढ़ाई करनी है, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं। तो वो शुरुआती दौर का थोड़ा बताओ कि एक बच्चा कैसे सेटअप बनाए कि वो टेबल तक आ सके, 10 घंटे बैठने की वो दिखा सके हिम्मत कि अब मुझे पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद हम आपकी स्ट्रेटजी पर आएंगे सब्जेक्ट वाइज कि मैथ कैसे पढ़ा आपने, और जैसे कि बिना कोचिंग के पढ़ा है तो कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब का कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आपने मुझसे पूछा कि कैसे टेबल तक आना है। टेबल तक किसी को लाया नहीं जा सकता, मुझे नहीं लगता मेरी बात से भी कोई टेबल तक आएगा। टेबल तक आने के लिए बहुत ही मोटिवेशन चाहिए, एक बहुत ही बड़ी, जो कि आई थिंक इंटरनल होती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स हेल्प ज़रूर करते हैं, पुश करते हैं, बट एक इंटरनल होती है। वो कहाँ से आएगी? वो आएगी क्लैरिटी से। जैसे मत्स्यवेद हुआ था महाभारत में, तो उसमें श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप में अर्जुन ने बोला कि प्रभु यदि सब मैं ही करूँगा तो आप क्या करेंगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं वो करूँगा जो आप नहीं कर सकते। बोले क्या? तो कहते हैं मैं पानी को स्थिर बनाऊँगा। मीन्स हमारा काम क्या है? जैसे अर्जुन की तरह मछली की आंख को टारगेट करते रहना। आप एक बात बताइए, अगर पानी स्थिर भी है और आपका टारगेट ही नहीं है, वो ही गलत जगह पे है, तो निशाना लगेगा कैसे, राइट? तो आई विल से क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है 3 पैरामीटर्स पे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या आप बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, और फिर आता है 3rd सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका शायद मैं या कोई भी टॉपर आंसर कर सकता है, कि वहाँ तक पहुँचा कैसे जा सकता है। और वो भी किसी की स्ट्रैटेजी कट कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होता है, अपने अकॉर्डिंग आप अडेप्ट करिए आपको क्या सूट करता है। तो आई थिंक क्लैरिटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी से ही वो मोटिवेशन आती है कि आप टेबल तक आके बैठिए, फिर आपको पता चलेगा आपको कितने घंटे कैसे अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करने हैं। तो अभी आप किताबों को बता दीजिए कि आपने कौन से बुक्स आपने यूज़ करे, नेम वाइज, जैसे इंग्लिश के लिए कौन सा। उसके बाद हम स्ट्रेटजी पर बात करेंगे कि पढ़ना कैसे है उनको। ऑल राइट। तो मैं क्विकली रिकॉल कर लेती हूँ एक बार। 4 जैसा कि हम जानते हैं सेक्शंस होते हैं, मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। अपडेटेड वर्जन के अंदर भी 2022 से भी जो अपडेटेड पैटर्न है उसके अंदर भी सेम चारों अपने सेक्शंस हैं, तो कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ नहीं है सिलेबस में। तो आई विल से मैंने मैथ्स के लिए एक ही रिसोर्स मटेरियल रखा है, एक ही रेफरेंस मटेरियल रखा, जो था राकेश यादव सर के क्लास नोट्स। उसके अलावा मैंने कोई एजुकेटर या फिर कोई भी बुक को फॉलो नहीं किया है, ना ही मैंने ख़रीदी है। उसके अलावा आरबी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इनफैक्ट वो तो आप कहीं से भी लगाएं, टेक्स्ट बुक से, किसी भी पीडीएफ से। लेकिन पीडीएफ जो अलग अलग एजुकेटर्स देते हैं वो लगाने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। 20 ऑनवर्ड्स पीवाईक्यूज़ मैंने लगाए हैं। अगर कोई डाउट हुआ तो आरबी चैनल से क्लियर किया है। और उसके अलावा E1 कोचिंग सेंटर करके एक यूट्यूब पे बेहतरीन भूतेश सर पढ़ाते हैं, वहाँ पे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है। उसने मुझे Tier 2 से पहले बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। चिकन पॉक्स में लेटे लेटे मैं वही सब देखती रहती थी।
6 घंटे से स्टार्ट करके मिनिमम 10-12 घंटे तक की वीडियो जाती है, लेकिन याद रखना है वो हमें एक बार में थोड़ी देखनी है, ब्रेक करके अपने अकॉर्डिंग देखिए, डरना नहीं है कभी भी, थिकनेस और वीडियो की लेंथ से नहीं डरना है। तो वो मैंने मैथ्स के लिए किया। और बाकी इंग्लिश के लिए 2 बुक्स, एक ग्रामर के लिए, एक वोकैब के लिए। ग्रामर के लिए मैंने अरिहंत की एसपी बख्शी यूज़ की है, आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं। वोकैबलरी के लिए मैंने ब्लैक बुक यूज़ की है, काफ़ी मोटी बुक है, लिटरली काले रंग की है, लेकिन उसमें से आधी बुक स्टार्टिंग की सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, अपेंडिक्स ऑनवर्ड्स वो यूजलेस हो जाती है। उस बुक की खासियत ये है कि आप उसे बिल्कुल सिलेक्टिवली भी पढ़ सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के लिए पहले मैं स्टार्टिंग में किरण की एक बुक लेके आई थी, वो इतनी मोटी बुक है कि मैं पूरा डिमोटिवेट हो गई। मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने देखा नहीं यार, देन आई रियलाइज्ड कि इवेंचुअली कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई वुड से रीजनिंग के लिए बुक बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप किसी भी एजुकेटर को गूगल कीजिए, सॉरी यूट्यूब पे जाइए और डालिए रीजनिंग के टॉपिक्स जैसे क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, और इन सब में नीड रहती है सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉजिज्म वगैरह, ये 4-5 टॉपिक्स ही होते हैं। इनको आप एक बार किसी भी एजुकेटर से बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। उसके अलावा लास्ट में आते हैं जीके पे। जीके को हम 2 पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक और करंट। स्टैटिक मैंने किया है 2 बुक्स से, अरिहंत की एक बुक आती है, एक पतली सी, इतनी पतली सी बुक आती है, इतनी मोटी भी आती है, पर मैंने सबसे पतला वर्जन लिया था क्योंकि जैसे आप मेरी मेंटालिटी अब तक समझ गए होंगे कि मुझे साइकोलॉजिकली हर चीज़ छोटी, एकदम कंसाइज चाहिए। तो अरिहंत की वो बुक थी, क्योंकि मेरे पास पहले से लूसेंट की एक मोटी बुक थी ऑलरेडी, तो मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट किया उसके साथ। ये 2 बुक्स मैंने जीके के लिए यूज़ किए हैं, स्टैटिक पोर्शन। और उसके अलावा मैंने यूट्यूब एजुकेटर्स की बात करें तो परचम क्लासेस नाम का एक चैनल होता है, वहाँ रिचा मैम पढ़ाती हैं, मंथली करंट अफेयर्स मैंने वहाँ से फॉलो किए। क्रांति मैम और वरुण अवस्थी सर भी हैं, तो उनकी कुछ स्पेशल क्लासेस इधर उधर जीके के टॉपिक्स पे आती रहती हैं, वो भी मैंने काफ़ी फॉलो करी। और उसके बाद कोई भी आप मंथली क्विज लगा सकते हैं, चाहे यूट्यूब से लगाएं चाहे कहीं टेक्स्ट बुक से लगाएं, दैट शुड बी इनफ। अभी आपकी स्ट्रेटजी पर आ जाते हैं कि आप पढ़ाई कैसे करते थे। जैसे एक दिन में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2-2 घंटे आप डिवाइड करते थे, या फिर हर वीक में आप सब्जेक्ट चेंज करते थे, कैसी आपकी स्ट्रेटजी रहती थी? और रिवीजन साइकिल आपकी कैसे रहती थी, नोट्स कैसे बनाते थे आप, तो उस बारे में थोड़ा बताओ। ओके। तो जैसा मैंने पहले मेंशन किया है कि मैंने अपना मेजर चंक जो दिन का होता था वो मैथ्स को दिया है। तो सबसे पहले मैंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा इनिशियली फाइनल ईयर में, सिर्फ मैथ्स पे अपना फटाफट ब्रशअप करा सारी चीज़ें। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद साइड बाय साइड प्रैक्टिस करती थी, क्वेश्चंस नहीं बनती थी स्पीड, बहुत घबराहट होती थी कि शायद गलत फैसला ले लिया, गलत लड़ाई कर ली घर वालों से। लेकिन फिर रियलाइज़ हुआ कॉन्सेप्ट के बाद धीरे धीरे स्पीड अपने आप बनती है, प्रैक्टिस से आती है वो चीज़। तो मैथ्स मैंने सबसे ज़्यादा किया। उसको मैंने कैसे किया, राकेश यादव सर का जैसे क्लास नोट्स हैं, तो मैंने एक चैप्टर पढ़ा, फिर वो चैप्टर पूरा होने के बाद मैं गई उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक से निकाले और सारे के सारे वो करे। फिर मैंने 3 नोटबुक्स बनाई थी, एक का नाम था कैलकुलेशन, दूसरे का फॉर्मूला, तीसरे का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कैलकुलेशन की डेली में प्रैक्टिस, थोड़ी बहुत वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स सीखी मैंने। RB चैनल पे 3-4 घंटे की कैलकुलेशन ट्रिक्स की ऑल इन वन वीडियो है, वो देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा, फॉर्मूला के अंदर सारे चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज लिखिए, जैसे ट्रिगो लिखा हेडिंग और सारे लिख दिया, अलजेब्रा लिखा, सारी आइडेंटिटीज़ लिख दी। इससे बेनिफिट ये होता है अगर आपके पास एडवांस अरिथमेटिक हर चीज़ के क्रिस्प नोट्स हैं, यदि सपोज़ घर में कोई शादी ब्याह या फिर कोई बीमारी हो जाती है, आपकी तैयारी छूट जाती है, फ्लो, सपोज़ मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया थैंकफुली, लेकिन अगर किसी का 3-4 अटैम्प्ट तक भी नहीं हो रहा है तो वो मोटिवेशन इतनी नहीं बन पाती है। तो जब पढ़ाई में ब्रेक आता है, ये नोटबुक काम करेगी आपको ट्रैक पे लाने का वापस। तो फॉर्मूला नोटबुक का ये यूज़ है। PYQ नोटबुक के अंदर जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस मॉक्स में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, इधर उधर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सारे उसमें नोट कीजिए और वही क्वेश्चन नोट कीजिए जो आपको पता है कि एग्जाम टाइम पे आपको हेल्प करेगा। फालतू के बहुत सारे लोग टेलीग्राम वगैरह पे जुड़ते हैं, इधर उधर के क्वेश्चन लिखते हैं, मैं टेलीग्राम भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। तो जितना आप थोड़ा कांटेक्ट दूसरों से कम ही रखें उतना आई थिंक बेनिफिशियल है। ये मैंने मैथ्स के लिए किया है। सिर्फ यही आई थिंक एक सबसे डिफरेंट चीज़ थी, 3 नोटबुक्स मेंटेन करने वाला पॉइंट। और उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो मुझे पता था कि मेरा स्ट्रेंथ है, तो मैंने उसके अंदर वोकैबुलरी भी एक्चुअली मेरे को ज़्यादा नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे मैं काफ़ी सारी बुक्स पढ़ती हूँ, फिक्शन नॉन फिक्शन, तो वो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। और मैं इंग्लिश खुद पढ़ाती भी हूँ, मैंने अपनी पूरी जर्नी के दौरान इनफैक्ट फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, ट्यूशन्स वगैरह, तो मुझे उसमें कोई ऐसा इतनी नीड नहीं पड़ी। ग्रामर तो मैंने कभी देखी ही नहीं, क्योंकि वो मैंने बहुत पहले स्कूल टाइम पर ही ख़त्म कर चुकी थी। लेकिन फॉर अदर्स आई विल से कि ग्रामर और वोकैब दोनों पे साइड बाय साइड ध्यान देना,
और RC यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो आपको अच्छी लगती है, कोई बुक हो, कोई आर्टिकल हो गया, स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, फैशन अच्छा लगता है, वो पढ़िए, वहाँ से स्पीड बन जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। उसके अलावा वोकैबुलरी तो आई थिंक ऐसे ही की जा सकती है कि दिन में उठ के सबसे पहले माइंड फ्रेश होता है, थोड़े से वर्ड्स याद करे, और रात को सोने से जाने से पहले एक A4 साइज़ का पेपर लो, ट्राई टू रिकॉल कौन कौन से वर्ड से क्या क्या उनका मीनिंग था। जो नहीं याद आते हैं, वेल एंड गुड, बुक से देखो। आई कैन बेट कि जो आप पहली बार में लिख देते हो ना वर्ड्स, वो कभी नहीं भूलोगे। तो अभी बात कर लेते हैं कि जब तैयारी अपन कर रहे होते हैं और आपने तो किसी का ऐसे कोई गाइडेंस भी नहीं लिया कि कोई कोचिंग आपने लिया हो, तो एक डर मन में बना रहता है कि एग्ज़ाम मेरा होगा कि नहीं होगा, हमेशा डर लगा ही रहता है। जब तक आप एग्ज़ाम दे के घर नहीं आ जाते तब भी एक डर बना रहता है। तो अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है इस जर्नी के दौरान, कैसे मोटिवेट रखना है? आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था कि नहीं मुझे 10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करनी है? पिछले क्वेश्चन में मैंने एक छोटा सा पॉइंट मिस कर दिया, नोट मेकिंग का। तो नोट मेकिंग मैंने जो है GK के लिए काफ़ी रिगरस करी है। करंट अफेयर्स के मैं जैसे ही मंथली वीडियोस फॉलो करती थी तो मैं उनके डिजिटल नोट्स बना लेती थी, यानी लैपटॉप पे बनाना अच्छा लगता था, कोई पेन पेपर से बनाना चाहे वो बना लीजिए, पर रखिए और उसको हर 15 डेज़ पे रिवाइज़ कीजिए। पिछले मंथ का नेक्स्ट मंथ में हमेशा रिवाइज़ करना, और सारे के सारे एक साथ जो है एग्जाम से पहले रिवाइज़ करना, और मंथली क्विज लगाना। उसके अलावा मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब जो मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं, इनमें किसी की नीड हुई, किसी टॉपिक की तो नोट्स बनाए हैं, सबके बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बुक अगर हमने छापी दी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मोटिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्लैरिटी ही है, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद आई थिंक सेकंड स्टेप आता है, जो मैंने हमेशा फॉलो किया अपनी जर्नी में, शुरुआत बचपन से ही, कि अपने गोल्स ना कहीं पे लिखने चाहिए, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। लिटरली यहाँ पर एक अलमारी है इस रूम में, जहाँ पे मैंने अपने Tier 2 से पहले एक रोड मैप टू Tier 2 करके बनाया था, उसका नाम है ये। पूरे A4 साइज़ के पेपर पे सब चीज़ लिख दी, कितने कितने टॉपिक्स बच्चे हैं, कहाँ कहाँ से वो करने, पूरा लिखो, क्या टॉपिक है, कौन से एजुकेटर से आप करोगे, कौन सी बुक से करोगे, कितने दिन में करोगे, क्या आपकी प्लानिंग है, और सारे सब्जेक्ट्स के लिए चीज़ लिखनी है। ये हो गए शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है। इससे भी शॉर्ट टर्म वर्जन होता है। मैं ये तब करती थी कि छोटे छोटे इतने स्टिकी नोट्स आते हैं, उस पर मैं लिखती थी टू डू लिस्ट। तो आज के मेरे क्या क्या गोल हैं, एक ऐसे चेक लिस्ट बनाई, एंड में ना सोने से पहले जैसे खत्म हो, ऐसे टिक जब मारते हैं तो बहुत सेटिस्फैक्शन आती है अंदर से, उससे मोटिवेशन मिलती है। और जब आपने ये कहीं पे लिख के चिपका लिया ना, आपको क्या बनना है, आपका क्या गोल है, और उस पर ऊपर लिखना बड़ा बड़ा, यू कैन डू इट, ताकि आपको याद रहे कि जब भी आपका अपने अंदर से बिलीफ डाउन हो, कोई एक चीज़ हो जो आपकी प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा है और आपको याद दिला रहा है कि हाँ ये मुझे करना है, तो दिस इज़ फॉर स्टेइंग मोटिवेटेड। उसके अलावा एक दो चीज़, फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर से करना फ्रेश रहने के लिए, और कोई भी एक एक्टिविटी ऑफ योर इंटरेस्ट थ्रू आउट योर जर्नी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम हमारी ज़िंदगी का एंड नहीं है। व्हाट इफ इस अटेम्प्ट में नहीं निकला, तो यू डोंट हैव टू लूज़ योर सेल्फ इन द प्रोसेस। कोई भी एक चीज़ जो आपको अच्छी लगे, चाहे वो शोज़ देखना हो, चाहे बुक्स पढ़ना हो, चाहे फ्रेंड से बात करना हो, तो वो आप कुछ भी जो भी अच्छा लगता है ना अपने मन का, वो ज़रूर एक चाहे 10 मिनट के लिए ही करें, पर दिन में ज़रूर करें। ओके, अभी इस वीडियो का एंड करते हैं। एंड करने से पहले मैं 2 क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, तो थोड़ा बड़ा और हो जाएगा वीडियो। एक तो आपका पोस्ट के बारे में कि ईडी के लिए आपका इतना प्यार क्यों है, ईडी के बारे में आपको कहाँ से रिसर्च करी और इतनी अच्छी क्यों लगती है, और आपकी ड्रीम पोस्ट क्यों थी ईडी? जी, तो ये तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बिकॉज जैसा कि 2021 के बैच में 83 पोस्ट्स थी ईडी की, और उसमें से 4 to 5 ही फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। मतलब आई थिंक या तो लड़कियां शायद भर्ती ही कम है इस पोस्ट को। मेरे लिए पर्सनली देखिए, जैसा मैंने मेंशन किया कि मेरे को एक ऑफिसर ही बनना था, पर अब वो तो किसी भी उससे बना जा सकता है। ग्रुप बी की सारी पोस्ट ऑफिसर पोस्ट होती हैं, लेकिन यूपीएससी जानने में मुझे इनसिक्योरिटी नज़र आती थी थोड़ी। फॉर द टाइम बिंग मुझे सिक्योरिटी चाहिए थी, तो ईडी में कहूँगी एक मिडिल पाथ है। देखिए, मैंने ये कहीं पे सुना था एक इंटरव्यू के अंदर, वहीं से मुझे सबसे ज़्यादा जोश जागा था ईडी के लिए कि एसएससी सीजीएल एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है, नॉट इवन यूपीएससी, और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो ईडी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देता है। केवल एसएससी सीजीएल से एम्प्लॉयड स्टाफ ही परमानेंट स्टाफ होता है, बाकी यूपीएससी वाले सिर्फ डेप्यूटेशन के लिए आते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। तो विच मीन्स अगर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर के लेवल्स तक जाना है तो आपको AEO की पोस्ट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ से मेरा सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आया। ऊपर से इसके अंदर अनलाइक बाकी डिपार्टमेंट्स, इसके अंदर प्रमोशंस काफ़ी क्विक है। 7 से 8 साल के अंदर अगर आप AEO से स्टार्ट करते हैं तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर तक जा सकते हैं, जो कि IRS UPSC इक्विवेलेंट पोस्ट है। तो ये मेरा सबसे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन था इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चूज़ करने का। ओके,
तो अभी आखिरी में आपके जो नए एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, मोटिवेशन ले रहे हैं कि मुझे भी दीदी की तरह, मैडम की तरह मुझे भी ऐसे सीरियल करना है और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालना है, या फिर जो बच्चे आपको देख रहे हैं जो तैयारी में ऑलरेडी हैं, 2 साल 3 साल हो गए, तो इन सब के लिए आपके क्या मैसेज होंगे, क्या संदेश होंगे आखिरी में इस वीडियो के? और या फिर कुछ ऐसा आपको लगता है कि हमसे छूट गया, मिस हो गया, जो आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाह रहे हो उनके लिए, आपको लगता है कि ये चीज़ और बताना ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी और क्या मैसेज होंगे आपके? तो आई वुड लाइक टू सम इट अप बाय कोटिंग कल्पना चावला। उन्होंने कहा था कि पाथ टू सक्सेस वेरी मच एग्जिस्ट्स, यानी कि सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। पहला विजन, दूसरा करेज एंड तीसरा परसिवियरेंस। विजन मीन्स सपना देख पाना, तो आप पहले सपना देखेंगे, देन करेज मतलब उस सपने को साकार करने की हिम्मत रखना, जब भी डिमोटिवेशन आए या कुछ भी हो सिर्फ अपने सपने पे फोकस रखना और कॉन्फिडेंस होना अपने अंदर। तीसरा परसिवियरेंस, यानी कितनी भी फेलियर आए, कितनी भी डिफ़िकल्टी आए, उन सबको चीरते हुए आगे निकलना। तो आई थिंक मैं यही बात कहना चाहूँगी। बाकी तो हम आई थिंक प्रिटी मच इस इंटरव्यू में सब कवर कर ही चुके हैं, सो दैट्स ऑल। बाकी अगर किसी भी एस्पिरेंट को कोई भी दिक्कत होती है तो दे कैन कनेक्ट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, जो कि इस इंटरव्यू से कुछ देर पहले ही बनाया गया है, स्पेशली इसलिए कि गाइडेंस में हेल्प की जा सके। आई थिंक अंकित सर आप लिंक करवा दीजिएगा उसको। हाँ जी, ओके, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी बहुत मज़ा आया होगा ये इंटरव्यू देख के और बहुत कुछ सीखा होगा आपने, मोटिवेशन मिला होगा किस तरीके से एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है। और फर्स्ट अटैम्प्ट में आप सभी लोगों शब्द खिंच रहे, फिर से बोल देता हूँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको भी काफ़ी मज़ा आया होगा ये इंटरव्यू देखकर, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मोटिवेशन मिला होगा किस तरीके से आपको एसएससी सीजीएल अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है और आपकी जो भी ड्रीम पोस्ट है उसको हासिल करना है। तो आप लगातार ऐसी ही पढ़ाई करते रहे और मोटिवेशन से भरे रहें ताकि आप भी जल्दी से जल्दी अपना सिलेक्शन ले सकें। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जैसा कि वसुंधरा ने बताया कि आपको वो गाइडेंस दे सकती हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको उनके इंस्टाग्राम को फॉलो करना होगा। उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप सभी लोग हमसे भी जुड़ सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।